नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। एक वीडियो वायरल हो रहा है इधर। तेजस्वी सूर्या जो बीजेपी के नौजवान सांसद हैं, उनके साथ थ्री व्हीलर पर सवार हैं अमेरिका के नई दिल्ली स्थित राजदूत सर्जियो गोर। दोनों थ्री व्हीलर में जा रहे हैं। बेंगलुरु का है। जरा देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और उसमें तेजस्वी सूर्या क्या कह रहे हैं, सर्जियो गोर क्या कह रहे हैं, ये भी जरा एक बार सुन लेते हैं और देख लेते हैं। Ambassador, welcome to Bengaluru, India's best city, India's most happening city, and thank you so much what you're doing for the US-India relationship. I got most incredible host right here, showing Bengaluru for the first time. Love it. इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट में दिखाई दिए, वहां भी बैठ करके कुछ संवाद होते हैं। जरा ये वहां का फोटो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली स्थित जो ये अमेरिका के राजदूत हैं सर्जियो गोर, इनमें बड़ी हवा भर करके भेजी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। वैसे डोनाल्ड ट्रंप के दामाद के करीबी हैं, और ये भी अब तो जग जाहिर हो चुका है कि वस्तुतः ये रूस ओरिजिन है, रसिया ओरिजिन है, लेकिन अपनी पहचान छुपाते रहे हैं। और जब ये जानकारी मिली तो फिर इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं रसियन मूल का हूं। इसके बावजूद अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के करीबी हुए हैं उनके दामाद के जरिए या उनके बेटे के जरिए, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो खूबी होगी ही। और जब इनको दिल्ली भेजा गया था तो बड़ा गुब्बारा फुला करके भेजा गया था, ये कह करके कि ये भारत में यानी नई दिल्ली में बैठ करके जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ये उनके लिए भी काम करेंगे। यानी केवल भारत के राजदूत नहीं हैं, बल्कि जैसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, अंग्रेजों के जमाने के समय यहाँ पर बैठा दिया किसी को और वो आसपास के देशों पर भी नजर रख रहा है, जैसे रूल कर रहा है, कुछ इस तरह की शायद गलतफहमी रही होगी अमेरिका को। लेकिन वो 1860 और उसके बाद का एरा था साहब। आज ये बदला हुआ भारत है, 2025 है, और आजकल नई दिल्ली में या देश में जिनका शासन है उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अमेरिका के राजदूत को, जिनको बड़ा भारी गुब्बारा फुला करके दिल्ली भेजा गया था, उनको बेंगलुरु में भारतीय जनता पार्टी के युवा सांसद तेजस्वी सूर्या एक थ्री व्हीलर में घुमा रहे। एक रेस्टोरेंट में बैठा करके नाश्ता करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। साउथ इंडियन जो भी डिश है उसका स्वाद उनको दे रहे हैं। अब दूसरा सीन देखते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो सपत्नीक और एक बड़े भारी भरकम डेलीगेशन के साथ और अपने नौकरशाहों के साथ कल रात मुंबई में लैंड किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंचे, और जो राजभवन हुआ करता था, आजकल लोक भवन के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र के लोक भवन में उनका रेड कारपेट पर उन्होंने स्वागत, सत्कार और अभिनंदन किया। दोनों गले मिले। उसके बाद बैठकों का दौर शुरू हुआ और उसके बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पर अगर हम अंदाजा लगाएं कि क्या क्या होने जा रहा है, तो भारत और फ्रांस के बीच में
टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से लेकर के जो 114 राफेल का एक सौदा हुआ है वो, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत और फ्रांस मिलकर के एक ऐसा हेलीकॉप्टर तैयार कर रहे हैं, करेंगे, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई तक जा सके। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि टारगेट रखा है दोनों देशों ने। भारत के पास हौसले की कोई कमी नहीं है और आजकल तो तकनीक भी हमारी है ही, और फ्रांस के पास तकनीक है। इसके अलावा पनडुब्बियां और दूसरे रडार से लेकर के तमाम दूसरी चीजें, उस पर भी फ्रांस के साथ टॉक्स जो हैं वो अंतिम चरण में है और ये हो जाएगा। अब आप जरा ये अंदाजा लगाइए कि जो एआई समिट हो रही है दिल्ली में, जिसमें 20 देशों के राष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और कहीं कहीं उपराष्ट्रपति और कुछ मंत्री हिस्सा ले रहे हैं, 20 देशों के। एक वो समय था जब G20 देशों की समिट भारत में हुई थी, भारत मंडपम में उसकी मीटिंग्स हुई थी वो, जिसमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर के तमाम डिग्निटीज आई थी। हाँ, 2 लोग नहीं आए थे, 2 महत्वपूर्ण देशों के प्रतिनिधि नहीं आए थे, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब। पुतिन साहब सुरक्षा कारणों से, और चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति आ रहे थे और उसी समय से ये टसलबाजी शुरू हो चुकी थी यूक्रेन को लेकर के, तो उन्होंने आना अवॉइड किया। चीन के साथ हमारी गलवान घाटी को लेकर के स्टैंड ऑफ दोनों देशों की सेनाओं के बीच में था। 50,000 उधर, 50,000 इधर सैनिक खड़े हुए थे आमने सामने। तो ऐसी टेंशन में शी जिनपिंग ने ना आने का फैसला लिया और अपने प्रधानमंत्री को यहां भेजा। लेकिन वो बड़ा सफल रहा था, डिक्लेरेशन भी हुआ था, और जिनको उम्मीद नहीं थी कि कोई डिक्लेरेशन होगा, वो भी हैरत में थे कि दूसरे ही दिन डिक्लेरेशन हो गया था। भारत एक्चुअल में जिस तरीके से इस समय वैश्विक कूटनीति में एक अहम कड़ी बनकर के या शक्ति बनकर के अलग अलग देशों के लिए एक रास्ता दिखाने का काम कर रहा है, और ये सेंटेंस में जानबूझ करके मैंने कहा है रास्ता दिखाने का, क्योंकि पहले कोरोना काल, उसके बाद अमेरिका की जो डॉलर की हालत हुई है या हो रही है, होती जा रही है, और जिस तरह का टैरिफ वॉर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही पूरी दुनिया में शुरू किया, उसके चलते बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो, उनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। तो ऐसे में अगर भारत को भी दबाने की कोशिश की डोनाल्ड ट्रंप ने, और जो पहले दौर में दोनों के बीच में एक मित्रता, एक विश्वास, एक पुरखुलूसी अनौपचारिकता जो देखने को मिलती थी, वो गायब हो गई दूसरे कार्यकाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में एक क्लैश हमने देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बोले ही बहुत बड़े संकेत अमेरिका को भी और दूसरे देशों को भी देने में कामयाब हुए, और डोनाल्ड ट्रंप का अपना एक तौर तरीका है धौंस पट्टी का, वोकल होकर के दूसरों पर हावी होने की कोशिश करने का, ब्लैकमेल करने का, उसको दबाने की कोशिश करने का, तरह तरह की पाबंदियां और ये टैरिफ वगैरह थोप करके डराने धमकाने का कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी धमकियों में नहीं आए। उन्होंने तमाम तरह के उकसावे वाले बयान दिए, डेड इकोनॉमी बताया, आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस बुलाया, इसके अलावा भी कई तरह के बयान दिए गए, लेकिन भारत खामोशी से
सारी कुछ चीजें, और हाथ पर हाथ रख करके भारत एक्चुअल में बैठा नहीं। उसने जितना टैरिफ लगाने से और भारत के कदम पांव बांध देने से नुकसान हो सकता था, उसकी भरपाई के लिए जो जो ऐसे देश हो सकते थे जहां हम उसकी भरपाई कर सकते हैं, उन देशों से बातचीत करके रास्ते बना लिए। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ गया 14% के आसपास। कई एफटीए साइन हो गई, कई अभी पाइपलाइन में हैं। कुल मिलाकर के 38 देशों से अगले 6 महीने 8 महीने में ट्रेड डील साइन होने वाली है। यूरोपियन यूनियन से साइन हो गई, और यूएस को भी, डोनाल्ड ट्रंप को भी जब अपने देश के भीतर ही आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, भारत लोगों ने कहा कि आपने भारत को एक तरीके से खो दिया है। पिछले 25-30 सालों में अलग अलग सरकारों और राष्ट्रपतियों ने जितनी मेहनत की थी भारत का विश्वास जीत करके, चीन और रूस से उसे थोड़ा सा अलग करके अपने करीब लाने की, उस पर सारा पानी फेर दिया, मिट्टी डाल दी। लेकिन जब यूरोपियन यूनियन से भी हो गया, यूके से भी हो गया, नॉर्वे स्विट्जरलैंड से पहले हो गया था, कई दूसरे देशों से भी जब एफटीए साइन हो गए, और अमेरिका ने देखा कि भारत और चीन के बीच भी जो इश्यूज थे उनको दोनों देशों ने ठंडे बस्ते में डाल करके एक साथ आगे बढ़ने और अमेरिका के दबाव का सामना करने की रणनीति पर चलने का फैसला कर लिया है। और रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब यहां आए नई दिल्ली, उनके साथ भी भारत के कई अहम समझौते हो गए। तो उनको लगा कि अमेरिका तो अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप और यही सर्जियो गोर, जो जिनको स्कूटर में घुमाया जा रहा है, बेंगलुरु की सड़कों पर 3 व्हीलर पर घुमाया जा रहा है, ये सक्रिय, और अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप ने वो 50% टैरिफ घटा करके 18% कर दिया। और जिन जिन मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच में एक बाधा उत्पन्न हो गई थी, वो सारी चीजें जो भारत चाहता था, जैसे चाहता था, वैसे ही ट्रेड डील का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया। अब इसके जो तमाम थोड़ा बहुत जो नुक्ते हैं उनको ठीक करके मार्च में किसी समय इस पर फाइनली सिग्नेचर होने वाले हैं दोनों देशों की तरफ से। तो आप ये देखिए कि भारत एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की नीति पर आगे बढ़ रहा है। ना वो आज किसी का पिछलगू है, ना वो किसी की चापलूसी करने में विश्वास रखता है, ना वो किसी के दबाव में आता है। जहां हमारे राष्ट्रीय हित सुरक्षित हों, वो उसी तरह की पॉलिसी अख्तियार कर रहा है। 1 मिनट, कोई बच्चा बाहर लगातार विसिल बजा रहा है, मैं थोड़ा सा दरवाजा बंद करता हूं। आप में से भी बहुत लोग डिस्टर्ब हो रहे होंगे, इसलिए वो आवाज कम कर दी गई है। तो जो फॉरेन पॉलिसी हमारी है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। इस समय किसी तरह के प्रेशर में हम लोग नहीं आ रहे हैं। नंबर 2, जहां हमारे राष्ट्रीय हित हैं, जैसे अमेरिका से लगातार बयानबाजी हो रही थी, उनके वित्त मंत्री बेसेंट की तरफ से बयान आ रहे थे कि भारत इस बात के लिए तैयार हो गया है कि वो अब रूस से ईंधन नहीं खरीदेगा। एस जयशंकर ने फाइनली जवाब दिया और उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिकली, और जहां से हमें सस्ता तेल मिलता है, हमें अगर अभी तक रूस से सस्ता तेल मिल रहा था और अब चूंकि उनकी बहुत सारी
तेल उत्पादक कंपनियों पर अमेरिका ने पाबंदियां लगाई हैं, तो जो छूट वो दे रहा था उसमें कुछ कमी की है उसने। और अगर हमें आज किसी दूसरे देश से सस्ता तेल मिल रहा है, तो हमारी क्या बाध्यता है कि हम रूस से महंगा तेल खरीदें? जहां से सस्ता मिल रहा है, वेनेजुएला से मिले, कहीं से भी मिले, हम तो 20 देशों से खरीदते हैं, क्योंकि हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा जरूरतें हैं उसकी भरपाई कोई एक देश कर ही नहीं सकता। 140 करोड़ की आबादी का देश है, तो हम वहां से खरीदेंगे जहां से हमें सस्ता मिल रहा है। कल को रूस से अगर हमें फिर सस्ता मिलने लगेगा तो हम फिर रूस से खरीदेंगे। तो ये जो फिर से वो जो एक अमेरिका की जो आदत पड़ी हुई है कॉलर खड़े करने की, यानी घुटने टेकेंगे, दूसरे देशों की बातें मानेंगे, स्वीकार करेंगे, उनकी शर्तों पर ट्रेड डील भी एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जीत अपनी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो उस आदत से अमेरिका अभी तक बाज नहीं आ रहा है। जो अमेरिका के अपने ही स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों की गहरी समझ रखते हैं, उनका कहना यह है कि ये जो पिछले 7-8 महीनों में डोनाल्ड ट्रंप ने बिहेव किया है अलग अलग देशों के साथ, टैरिफ बढ़ा करके उनकी बाहां मरोड़ने और अपना मतलब निकलवाने और ब्लैकमेलिंग करने के लिए। एक बार पुतिन ने भी ये बात कही थी कि चीन और भारत दोनों मिलकर के 280 करोड़ की आबादी वाले देश हैं। आप उनके साथ उस तरह का बिहेव नहीं कर सकते जैसे वेनेजुएला के साथ या छोटे मोटे देशों के साथ आप करने की कोशिश करते हैं। और ये इनकी एक बहुत समृद्धशाली सांस्कृतिक विरासत है, इनका एक इतिहास है, और सिविलाइजेशन कहीं अगर पाए जाते हैं तो ये देश हैं, वहां पर ये दांव नहीं चलेंगे डोनाल्ड ट्रंप के। और यही बात अमेरिका में बहुत सारे जानकारों ने कही है। तो आप ये देखिए कि भारत, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत, अब किस तरीके से जो सो कॉल्ड मठाधीश या सुपर पावर बने हुए थे इस दुनिया के, उनको किस तरीके से जवाब दे रहे हैं। नई दिल्ली में 2025 में क्वाड समिट होने वाली थी, जिसमें अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, और वो अगर नहीं हुई है तो इसकी वजह भारत नहीं है या ऑस्ट्रेलिया और जापान नहीं है, उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप की ईगो है। उनको लगा कि अगर मैं क्वाड समिट नहीं होने दूंगा या नहीं जाऊंगा तो भारत बाकी 2 देशों के साथ मिलकर के करेगा नहीं, और मैं मजबूर करूंगा भारत को इस बहाने कि वो हमसे हमारी शर्तों पर एफटीए साइन करे। तो भारत ने तो ऐसा नहीं किया। आपको ध्यान होगा कि जब यूनाइटेड किंगडम के साथ एफटीए साइन होना था तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन बल्कि कुछ घंटों की यात्रा पर वहां गए थे और एफटीए साइन करवाया था। इसी तरीके से बाकी देशों के साथ भी आप देख लीजिए, और ग्लोबल साउथ हो या दूसरे तमाम देश हों, वो अगर आज आगे बढ़कर के भारत के साथ हाथ मिला रहे हैं तो ये संकेत है सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए और उनके रणनीतिकारों के लिए कि आपकी मठाधीशी नहीं चलेगी, आपकी धौंस पट्टी नहीं चलेगी। ये बदली हुई दुनिया है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। इसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे, वो साजिशें रचने, ब्लैकमेलिंग करने, धौंस पट्टी देने, लोगों के ऊपर दबाव बनाने, इस नीति से जितना जल्दी उबर जाएंगे उतना अच्छा रहेगा और रिश्ते भी सामान्य बहाल हो जाएंगे। तो भारत ने एक बार फिर नई दिल्ली में ये
मैं इसको शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी कहता हूं, जो AI समिट हो रही है। इससे पहले 3 समिट हो चुकी हैं, ये चौथी समिट है। तो ये चीजें एक तरीके के संदेश और संकेत, रूस के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमें रूस से खरीदना है वो हम खरीद रहे हैं, वहां भी किसी की धौंस पट्टी नहीं चल रही है। इसके अलावा अब फ्रांस से 114 राफेल हम खरीद रहे हैं। एक अत्याधुनिक शक्तिशाली हेलीकॉप्टर हम लोग बना रहे हैं, पनडुब्बी से लेकर के और तमाम दूसरा जो नेविगेशन का और रडार का साजो सामान और तकनीक है वो हम फ्रांस से ले रहे हैं। तो ये सीधे सीधे एक संदेश है, एक संकेत है। और वो तो हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, ये चांद खिला ये तारे हंसे, ये रात अजब मतवाली है, समझने वाला समझ गया, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।